यह सुनते ही विशाल का गुस्सा शांत हो गया और उन्होंने कहा, अगर इस लड़के को ऐसा ही करना था तो यह मुझे पहले भी तो बता सकता था ना। मैं बेवजह इतने दिन से परेशान था। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे इसने सोच रखा है कि यह दुनिया में मेरी बेइज्जती करवा कर मानेगा। लेकिन अब अगर वह अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो इस बात को सुनकर मैं खुश हूँ और अब मैं आसानी से सबसे कह भी सकता हूँ कि मेरा बेटा अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। यह कहकर विशाल वहां से अब बाहर निकल गए और ध्रुव उनकी सारी बातें सुनता रहा और आखिर में खुद से बोला, आई डोंट नो दानिश आगे आने वाले वक्त में क्या करने वाला है, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है वह जो भी कुछ करेगा वह डैड के फेवर में नहीं होगा, क्योंकि जब वह इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस को ठुकरा सकता है तो वह आगे आने वाले वक्त में डैड के बहुत सारे प्रोजेक्ट को और उनकी बहुत सारे आर्डर को भी ठुकरा सकता है। लेकिन मुझे अभी तक एक बात समझ नहीं आई, वह इस वक्त जयपुर में क्या कर रहा है। मुझे इसके बारे में खुद ही पता लगाना होगा। यह कहते हुए वह भी वहां से बाहर निकल गया। ओबराय पैलेस के गार्डन में इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी की गई थी। वहां बहुत सारे मीडिया वाले रिपोर्ट्स अपने सवाल लेकर तैनात थे। तभी विशाल वहां पर ध्रुव और दृश्यम दोनों के साथ आए। विशाल आज अपने तीनों बेटों को मीडिया वालों के सामने इंट्रोड्यूस करने वाले थे, लेकिन दृश्यम ध्रुव वहां मौजूद थे सिवाय दानिश के। दानिश को वहां न देखकर मीडिया वाले बेचैन हो गए। विशाल के वहां आते ही एक मीडिया वालों ने सवाल किया, मिस्टर विशाल ओबराय, आपने तो कहा था कि आज आपके तीनों बेटे यहाँ मौजूद होने वाले हैं, लेकिन आपके दूसरे बेटे तो इस वक्त हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अभी भी उन्हें हम सबसे छुपा कर रखना चाहते हैं। विशाल यह सुनकर गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठियां बनाकर और चेयर पर बैठे हुए मुस्कुराकर बोला, अब वक्त आ गया है कि मैं अपने तीनों बेटों को मीडिया वालों के सामने लेकर आऊं, और मैंने दानिश को भी आज मीडिया वालों के सामने लाने के बारे में सोचा था। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरा बेटा कम उम्र से ही बड़ी बड़ी कंपनी संभालने लगा है और इस वक्त वह अपनी कंपनी के काम में बिजी है, इसलिए वह यहाँ पर नहीं पहुँच पाया। लेकिन उसने कहा है कि वह जल्दी एक इंडिविजुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा जहां पर आप सब उससे अभी सभी सवालों के जवाब पा सकते हैं। यह सुनकर दूसरे मीडिया वाले ने अब ध्रुव की तरफ देखकर कहा, आपकी इसमें क्या राय है मिस्टर ध्रुव? क्या आप भी इंडिविजुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं या फिर यह सारी फैसिलिटी सिर्फ आपके छोटे भाई को ही दी जा रही है? उसकी यह बात सुनकर ध्रुव भी मुस्कुराते हुए बोला, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। इंडिविजुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस की फैसिलिटी मुझे भी दी है, लेकिन मैं अपने छोटे भाई के साथ ही इसे करना चाहता हूँ। यह कहकर उसने प्यार से दृश्यम के सर पर हाथ फेरा। वहीं दृश्यम का मीडिया वालों के सामने आने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। वह सिर्फ जबरदस्ती स्माइल के साथ उनके सामने खड़ा था। अब मीडिया वालों ने तरह तरह के सवाल पूछने शुरू कर दिए, जिनके जवाब विशाल बहुत ही तीखे तरीके से दे रहा था, जिस वजह से आधे से ज्यादा मीडिया ही शांत हो गई थी। लगभग आधे घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही विशाल गुस्से के साथ अंदर की तरफ आया। दांत पीसकर बोला, इसलिए मैं चाहता था कि दानिश आज हमारे साथ रहे, क्योंकि मीडिया वाले किसी के सगे नहीं होते। यह हमेशा ऐसे सवाल करते हैं जैसे कि सब कुछ पता है, सिवाय हमारे देखा नहीं किस तरह से यह सवाल कर रहे थे। अगर यहाँ दानिश होता तो हमारी इतनी बेइज्जती ही नहीं होती। तभी सुरेखा जी ने विशाल को समझाते हुए कहा, विशाल बेटा जो हो गया उसे अब जाने दो। दानिश ने कहा है ना कि वह जल्दी आकर अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, तो तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? यह सुनकर विशाल ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, लेकिन मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि वह जयपुर में क्या कर रहा है। मुझे यह तो पता चलना चाहिए ना मॉम कि मेरा बेटा इंडिया आने के बावजूद भी मुझसे नहीं मिला और वह जयपुर में जाकर टिका हुआ है। यह सुनकर अब सुरेखा जी भी चुप हो गई। लेकिन तभी ध्रुव ने कहा, डैड मैं जयपुर जा रहा हूँ और वहाँ का जैसा माहौल होगा मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। उसकी आवाज सुनते ही विशाल के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह आगे आए और ध्रुव के कंधे को दबाते हुए बोले, बेटा तुम ही हो एक जिस पर मैं पूरी तरह से डिपेंड रह सकता हूँ, क्योंकि तुम मेरे असलियत में बड़े बेटे हो। तुमने अपने बड़े बेटे होने का पूरा फर्ज निभाया है। अच्छा हुआ कि तुम अपने दोनों भाइयों जैसे नहीं होगे। यह कहकर विशाल ने गुस्से से एक नजर दृश्यम की तरफ देखा, जो उन्हें ही घूर रहा था, और वह वहां से जाने लगा।
तभी विशाल ने कहा, कहाँ जा रहे हो तुम इस तरह से? अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। और एक बात सुनो, तुम भी अपने भाई के साथ जयपुर जाओगे और ध्रुव की हेल्प करवाना, दानिश के बारे में पता लगाने की। या सुनते ही दृश्यम ने गुस्से के साथ कहा, मैं दानिश भाई का कोई नौकर नहीं हूँ, ना ही आपका कोई नौकर हूँ जो आपके कहने पर उनके बारे में पता लगाने जाऊंगा। और वैसे भी दानिश भाई अब बच्चे नहीं रह गए और वह जो कर रहे हैं सोच समझ कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि अब आपको उनके लाइफ में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। यह सुनते ही विशाल अब गुस्से से दांत पीसने लगा। तो वहीं रोली तुरंत जल्दी से आई और उसे झटके के साथ दृश्यम के हाथ को पकड़कर बोली, दृश्यम, मैंने मना किया था कि ना, तुम ऐसे अपने डैडी से बात नहीं करोगे, चलो यहाँ से। यह कहकर वह उसे गुस्से से दृश्यम को लेकर जाने लगी। तो विशाल ने दांत पीस कर बोला, अपने बेटे को अच्छे से समझा दो कि मैं उसका बाप हूँ, कोई यार नहीं जो मुझसे या ऐसे बात करता है। और एक बात, इसका सामान पैक कर दो या ध्रुव के साथ जयपुर जाएगा, क्योंकि वैसे भी अब इसे बिजनेस के बारे में सीखना है। इसे भी आगे चलकर कंपनी संभालनी है और जयपुर में हमारे कुछ बिजनेस हैं जिसे ध्रुव देखने जा रहा है। वहां पर यह भी बहुत कुछ सीख जाएगा और यह मेरा आखिरी फैसला है। यह कहकर वहां से चले गए। तो वहीं दृश्यम गुस्से से ध्रुव की तरफ देखकर बोला, भाई यह गलत है ना, आप डैड को क्यों नहीं कुछ बोलते हो? मैं सच में नहीं जाना चाहता, मुझे अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर जाना था। मुझे अच्छे से पता है डैड ने यह सब कुछ जानबूझकर किया है, क्योंकि उन्होंने सुबह सुन लिया था कि मैं अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर जाने की बात कर रहा हूँ, इसलिए वह मुझे आपके साथ जयपुर भेज रहे हैं। मैं सच में नहीं जाना चाहता। उसकी यह बात सुनकर ध्रुव उसके पास आया और उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोला, डैड जो कुछ कह रहे हैं उसे अच्छे से समझो, वह हमारा गलत नहीं सोचेंगे और वैसे भी वो जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब तुम्हारी उम्र हो गई है कि तुम बिजनेस के बारे में समझो और सीखो, क्योंकि मैंने और दानिश ने भी इसी उम्र से बिजनेस के बारे में सीखना शुरू कर दिया था। तब जाकर आज इतनी कम उम्र में दानिश ने अपना नाम बना लिया है और मैं भी सक्सेसफुल हो चुका हूँ। इसलिए तुम्हें भी अब अपने बारे में सोचना चाहिए। यह सुनकर दृश्यम ने गुस्से से मुंह फुला लिया। तो रोली ने भी कहा, बेटा ध्रुव कहीं तक ठीक कह रहा है। दृश्यम, तुम अपने भाई के साथ जाओ, मैं तुम्हारी पैकिंग कर देती हूँ। यह कहकर वह वहां से चली गई। तो ध्रुव को देखकर दृश्यम पैर पटकते हुए बोला, भाई आप भी बिल्कुल डैड की तरह हैं। ये कहते हुए वह भी वहां से चला गया। तो ध्रुव उसे जाते हुए बस देखता रह गया। इधर दूसरी तरफ जयपुर में सुबह सुबह अंतरा स्कूल के लिए रेडी हो चुकी थी और वह इस वक्त जल्दबाजी के साथ अपने मुंह में सैंडविच का पैक भरते हुए वहां से बाहर जा रही थी। पर अभी वह बाहर जा पाती उससे पहले ही किसी ने पीछे से उसकी चोटी को पकड़कर खींच लिया। अंतरा एकदम से लड़खड़ा गई और वह सीधे उस इंसान के सीने से टकराई। किसी के सीने से टकराते हुए उसने तुरंत अपना सिर पकड़ लिया और गुस्से से बोली, कौन है जिसने मेरे बालों को खींचा? यह कहकर वह बाल सहलाने लगी और अपना सिर ऊपर उठाकर देखने लगी। उसके सामने दानिश खड़ा था। दानिश को देखते हुए अंतरा ने चिढ़कर कहा, आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? मुझे स्कूल जाने दीजिए, ऑलरेडी मैं लेट हो गई हूँ। यह कहकर वह वापस मुड़ी और जाने लगी। लेकिन तभी दानिश उसके आगे आते हुए बोला, आज। सुनते ही अंतरा की आंखें बड़ी हो गईं और उसने दूसरे ही पल अपना सर ना में हिला दिया। वह बाहर निकलते हुए बोली, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे मेहमानों से लिफ्ट लेने की आदत नहीं है। उसकी आकड़ भरी बात सुनकर दानिश की भौं आपस में तन गई। वह गेट पर आया तो सामने ही उसकी लग्जीरियस कार खड़ी थी। जैसे ही अंतरा ने एक पल के लिए उसकी वह मर्सिडीज कार देखी, वह एक पल के लिए उसे देखते रह गई। तो वहीं दानिश ने जब उसकी आंखों में चमक देखी तो उसके चेहरे पर एक तीखी मुस्कुराहट आ गई। वह अपनी कार की तरफ बढ़ा और अंतरा को घूरते हुए बोला, क्या अभी भी तुम मेरे साथ स्कूल नहीं चलना चाहती? अंतरा कार को देखकर अपना थूक गटक कर बोली, क्या यह तो इतनी लग्जीरियस कार आपकी है? यह कहते हुए वह कार के बोनट पर अपने हाथ चलाकर कार को आगे से पीछे तक देखने लगी। दानिश उसकी बात सुन अपनी भौं चढ़ाकर बोला, तो फिर क्या मैं तुम्हें कार का ड्राइवर दिख रहा हूँ? यह सुनकर अंतरा ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। यह देखते ही दानिश ने दांत पीस कर कहा, यू आर बेवकूफ लड़की,
तुम मुझे अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश मत करो, और अगर चलना है तो कार में बैठ जाओ। यह सुनकर अंतरा की आंखों में चमक आ गई और उसने जल्दी से कहा, इतनी लग्जरियस कार में तो मुझे जरूर चलना है। मैं वहां पर अपने सभी फ्रेंड के आगे अपने आप को फ्लॉन्ट करूंगी, उन्हें दिखाऊंगी कि मैं कितनी लग्जरियस कार से आ रही हूँ, और वह सारी की सारी जल जाएंगी। उसकी यह बात सुनकर दानिश ने कुछ जवाब नहीं दिया। उसने उसके लिए फ्रंट सीट का डोर ओपन किया, लेकिन अंतरा फ्रंट सीट पर बैठने की बजाय सीधे बैक सीट पर जाकर बैठ गई। तो वहीं दानिश अभी भी कार का गेट खोले खड़ा रह गया, और वह उसे देखकर दूसरे ही पल गुस्से के साथ बोला, क्या लड़की वाकई मुझे अपना ड्राइवर समझ रही है? तभी अंतरा ने यह कह भी दिया, ड्राइवर जल्दी से चलो, मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है। अब दानिश का दिमाग पूरी तरह घूम गया। अंतरा ने जैसे ही यह बात कही, दानिश का दिमाग पूरी तरह घूम गया और वह अंतरा को गुस्से से देखकर बोला, क्या तुम मुझे अपना ड्राइवर समझ रही हो जो बैक सीट पर जाकर बैठ गई? यह कहकर उसने बैक सीट कार का डोर ओपन किया। वहीं अंतरा ने यह सुनकर मुंह बनाकर कहा, मुझे फ्रंट सीट पर बैठने में अच्छा नहीं लगता। मुझे मोशन सिकनेस और शायद फिर मैं उल्टियां भी करने लगूं, और अगर मैंने उल्टी आपके ऊपर कर दी तो देखो फिर तो आप मुझे सजा देंगे ना, इसलिए मैं बैक सीट पर बैठ गई। अब जल्दी से चलिए, मुझे भी लेट हो रहा है। दानिश उसकी यह सारी बातें सुन अजीब नजरों से घूरते हुए बोला, चुपचाप अब बाहर निकलो और मेरे साथ फ्रंट सीट पर आकर बैठो। मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ जो तुम्हें इस तरह से लेकर जाऊंगा। यह कहकर दानिश वहीं खड़ा हो गया। अंतरा दानिश को ऐसे करते देख दांत पीसकर बोली, राक्षस कहीं के, आपसे मेरी खुशी देखी नहीं जाती ना। आप ऐसा जानबूझकर कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप ऐसा करेंगे तो मैं आपकी कार में नहीं जाऊंगी, लेकिन आप गलत फहमी में हैं। मैं आज आपकी कार से जरूर स्कूल जाऊंगी। यह कहकर वो सीधे गुस्से से कार से बाहर निकली और फ्रंट सीट पर जाकर बैठ गई और विंडो से बाहर घूरने लगी। दानिश उसकी बात सुन तिरछा मुस्कुरा दिया और अब वह जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। तभी उनमें अंतरा को घूर कर कहा, अब क्या तुम इसी तरह बैठने वाली हो? इसके जवाब में अंतरा ने कहा, तो क्या मैं अब अपने पैर को अपने सिर पर रख लूं? तब आपको समझ आएगा कि मैं बैठ गई। अंतरा की बात सुनते ही दानिश ने अपने होठों को भींचते हुए कहा, बेवकूफ लड़की, मुझे उल्टा जवाब देना बंद करो। यह कहते हुए वह उसकी तरफ बढ़ गया। अंतरा को जो तुरंत विंडो की तरफ से दानिश की तरफ मुड़ने वाली थी, अचानक से उसे अपने चेहरे पर दानिश की गर्म सांस महसूस हुई। एक पल के लिए अंतरा बस दानिश की नजरों को गौर से देखती रह गई। दानिश इस वक्त उसके बेहद करीब था। उनके चेहरे और होठों के बीच भी कोई गैप नहीं था। अंतरा ने अपनी सांस एकदम से रोक ली और वह अभी अपने कांपते होठों से कुछ बोलती, उससे पहले ही दानिश उसके बेहद करीब झुका। अंतरा ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने हाथों की कसकर मुट्ठियां बना ली। दूसरे पल उसे सीट बेल्ट की आवाज आई। सीट बेल्ट की आवाज सुनते ही अंतरा ने जल्दी से अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि दानिश उसकी सीट बेल्ट को सेट कर रहा था। यह देखते ही उसने अचानक से खुद से कहा, यह मुझे क्या हो गया था? मुझे ऐसा अजीब अजीब क्यों लग रहा था? और यह राक्षस करीब से तो कुछ ज्यादा ही हैंडसम दिखते हैं। ओ नो, मुझे क्या हो गया है? मुझे तो राक्षस भी हैंडसम लगने लगा है। यह कहते हुए उसने रोने जैसा मुंह बना लिया। वहीं दानिश ने उसकी सीट बेल्ट को लगाया और अब अपनी सीट पर वापस बैठते हुए उसे घूर कर बोला, अब तुम्हें क्या हुआ? आर यू ओके? अंतरा ने अपना छोटा सा सिर हाँ में हिला दिया और बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे राक्षस कब से हैंडसम दिखने लगे, क्योंकि आप मुझे इस वक्त हैंडसम लग रहे हो। उसकी राक्षस वाली बात सुनकर दानिश उसे अपनी आंखें छोटी कर घूरने लगा, लेकिन दूसरे ही पल वो तिरछा मुस्कुरा दिया और बोला, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तुम्हारी कंडीशन समझ सकता हूँ, क्योंकि हर उम्र की लड़कियां मुझे देखकर इसी तरह व्यक्त करती हैं। तभी अचानक से अंतरा के दिमाग में कुछ आया और वह तुरंत अपना सिर जोर जोर से ना में हिलाकर बोली, नहीं नहीं, मुझे लगता है कि सिर्फ लड़कियां ही नहीं बल्कि आंटियां भी आपको देखकर इसी तरह रिएक्ट करती हैं। दानिश ने कार स्टार्ट की और उसकी बेफजूल बातों को इग्नोर करने लगा, पर अंतरा भी अब स्टार्ट हो चुकी थी। उसने दानिश से एक्साइटमेंट के साथ कहा, यू नो वाट, आपके पीछे तो आंटी भी पागल हैं, क्योंकि आपने मेरी दादी को नहीं देखा। मुझे तो लगता है कि मेरी दादी का आप पर क्रश आ गया है, वह आपको पसंद करने लगी हैं।
तभी तो वह आपके मनपसंद खाने की चीज बनाती रहती हैं और हमेशा आपसे शादी की बात करती रहती हैं। वैसे मैंने अपने दादाजी को तो नहीं देखा और वह इतने साल से दादी जी के पास आए भी नहीं हैं। आप एक काम क्यों नहीं करते? आप मेरे दादाजी बन जाइए, मेरी दादी जी से शादी कर लीजिए। आप मुझे सजा भी नहीं देंगे और मैं आपसे कहानी भी सुनूंगी। कितना मजा आएगा ना। दानिश ने उसे देख चल रही कार पर जोर से ब्रेक लगा दिया। अचानक से अंतरा का सर आगे डैशबोर्ड पर टकराने को हुआ, लेकिन दानिश ने दूसरे पल उसके सिर पर अपना हाथ लगा दिया। अंतरा एकदम से बच गई और जल्दी से अपने सीने पर हाथ रखकर बोली, थैंक गॉड मेरा सर नहीं फूटा, वरना अभी तो मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता। तभी दानिश ने गुस्से के साथ कहा, अब अगर तुमने एक शब्द भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम कितना बोलती हो, तुमने मुझे इरिटेट कर दिया है अपनी बक से। मैं तुम्हें यह कहते कहते वह रुक गया और उसके चेहरे को गुस्से से देखने लगा। वही अंतरा ने दानिश की डांट सुनी तो बच्चे जैसा मुंह बनाते हुए बोली, पर मैंने ऐसा भी क्या गलत कह दिया? मैं तो बस अपने दादा दादी की सेटिंग करवाना चाहती थी। वैसे भी वह अकेले बोर होती रहती हैं और जिस तरह वो आपकी केयर कर रही हैं, मुझे लगा कि शायद वह आपको पसंद करती हैं और आप अगर मेरे दादाजी बन भी जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी? तभी दानिश ने वापस से दांत पीसकर कहा, लगता है तुम्हें मेरी बातें मुंह से समझ नहीं आएंगी। अब मुझे कुछ करना ही पड़ेगा, तभी तुम्हें समझ आएगा। यह कहते हुए अब दानिश ने अपने डैशबोर्ड के साइड में रखी गन को निकाल लिया। अंतरा ने जैसे ही गन देखी उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई और वह हक लाते हुए बोली, बंदूक बंदूक है आपके पास, कहीं आप पुलिस वाले तो नहीं हैं और इस तरह से अपना भेष बदल कर आए हो? नहीं नहीं, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी, मैं बिल्कुल चुप रहूंगी, आई प्रॉमिस। यह कहकर उसने तुरंत अपने मुंह पर उंगली रख ली और डरते हुए गन को देखने लगी। दानिश ने इस तरह डरते देखकर अब गहरी सांस लेकर खुद को कंट्रोल किया और बोला, फाइनली किसी चीज से तो डर लगा। यह कहते हुए उसने उस गन को वहीं डैशबोर्ड पर अंतरा के जस्ट सामने रख दिया और कार को तेज स्पीड में लेकर वहां से निकल गया। कुछ देर में उसने अपनी कार एक बड़े से स्कूल के बाहर रोकी। कार रुकते ही अंतरा जल्दी से कार से बाहर जाने लगी, लेकिन तभी दानिश ने उसके हाथ को पकड़ लिया। अंतरा ने ना समझी में कहा, अब क्या हुआ? मैंने तो सारे रास्ते कुछ भी नहीं कहा, मैं तो बिल्कुल चुप थी। इसके जवाब में दानिश ने उसकी सीट बेल्ट को ओपन किया और उसके माथे पर अपनी एक उंगली से टैप करते हुए बोला, यू बेवकूफ लड़की, क्या तुम बिना सीट बेल्ट ओपन किए जाने वाली थी? यह सुनकर अंतरा ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और बोली, ओह नो, मैं तो भूल गई। जिसके बाद उसने सीट बेल्ट को खोल दिया और वहां से जल्दबाजी के साथ कार से बाहर चली गई और वह अंदर जाने लगी। लेकिन दानिश कार से बाहर निकला और कार से टाइप करके खड़े होते हुए बोला, स्कूल जैसे ही खत्म होगा तुम सीधे बाहर आना, मैं तुम्हें पिक करने आऊंगा, ओके? दानिश की यह बात सुनते ही अंतरा एकदम रुक गई और वह नासमझी में बोली, लेकिन क्यों? क्या आपको कोई दूसरा काम नहीं है? देखिए, आपको मुझे लेने आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं वैसे भी अपने फ्रेंड के साथ लाइब्रेरी जाती हूँ, उसके बाद मैं उनके साथ खेलने के लिए ग्राउंड में जाती हूँ और फिर मैं शाम तक घर वापस आती हूँ। उसकी यह सारी बातें सुनकर दानिश ने बिना किसी भाव के कहा, यह सब कुछ तुम पहले करती थी, पर अब मेरे आने के बाद तुम्हारी लाइफ स्टाइल पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। अब तुम स्कूल के बाद चुपचाप सीधे घर जाओगी, वह भी मेरे साथ, और वहां जाकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दोगी। दानिश की बात सुनते ही अंतरा का पूरा मूड खराब हो गया। वह गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, इस तरह की रोक टोक तो मेरे डैडी ने आज तक मुझ पर नहीं की। आप होते कौन हैं मुझ पर इस तरह रोक टोक लगाने वाले? देखिए, मैं आखिरी बार आपसे कह रही हूँ, मुझे कहीं भी आपके साथ नहीं जाना। मैं जैसे अपना रूटीन सालों से कर रही थी वैसे ही करूँगी, समझे आप? अब आप यहाँ से चले जाइए। यह सुनकर दानिश ने दूसरे पल अपनी पॉकेट से गन निकाली और उसे साफ करते हुए बोला, क्या तुम बता सकती हो कि अभी थोड़ी देर पहले तुमने क्या कहा था? अंतरा गुस्से से पीछे मुड़ी और जैसे ही कुछ बोलने को हुई तभी उसने दानिश के हाथ में गन देख ली। गन देखते ही उसकी आवाज़ सारी उसके मुंह में ही रह गई और वह अपने आप को इसी तरह कंट्रोल करते हुए बोली, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं और मैंने जो इससे पहले कहा आप उसे भूल जाइए।
मैं पक्का स्कूल के बाद सीधे घर आऊंगी और मन लगाकर पढ़ाई करूंगी। अब मैं स्कूल जा रही हूँ, आप भी घर जाइए, मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं पक्का घर आऊंगी। यह कहकर वो जल्दी से वहां से जाने लगी। उसे जाते देख दानिश हल्के से मुस्कुरा दिया। अभी अंतरा अंदर जा ही रही थी कि पीछे से किसी ने उसके कंधे पर टैप किया और उसके बाल को खींचते हुए बोला, तुम बिना मेरे स्कूल कैसे आ सकती हो? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। अंतरा ने जैसे ही रेयान की आवाज़ सुनी और रुक गई। रेयान को देखते ही वह तुरंत रियान की तरफ कूद पड़ी और उसने कसकर रियान को गले लगा लिया। तुरंत घबराते हुए बोली, और अब इकलौती तुम ही मेरे बेस्ट फ्रेंड बचे हो जो मुझे बचा सकते हो। प्लीज़ मेरी हेल्प करो रियान। रियान ने तुरंत उसे गले लगाकर कहा और बोला, क्या हुआ अंतरा, तुम ठीक तो हो ना? कौन है तुम्हें जो परेशान कर रहा है? कहीं वह दूसरी गली का रॉकी तो नहीं? आज मैं उसकी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। फिक्र मत करो। यह कहकर उसने जैसे ही आगे कुछ और कहना चाहा, उसी वक्त किसी ने उसे अंतरा से दूर धक्का दे दिया। रियान 2 कदम लड़खड़ा गया और वहीं अंतरा भी हैरानी के साथ सामने देखने लगी। दानिश इस वक्त उन दोनों को गुस्से के साथ देख रहा था। वह रियान जब किसी अनजान इंसान को अपने सामने देखा तो वह गुस्से से बोला, हाउ डेयर यू, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? रियान ग्रोवर नाम है मेरा, मुझे इस तरह से छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह कहकर रियान गुस्से से दानिश को देखने लगा। वहीं दानिश ने उसे ऊपर से नीचे तक देख बिना किसी भाव के कहा, आज तो तुमने लड़की को टच कर लिया, आइंदा से कभी उसे छूने की भी कोशिश मत करना, वरना अभी तो सिर्फ धक्का दिया है, बहुत जल्द इस दुनिया से भी तुम्हें बाहर धक्का दे दूंगा। इसी के साथ उसने अंतरा की कलाई को कसकर पकड़ लिया। वही रेयान ने यह सुना तो वह एक पल के लिए हैरान रह गया। वहीं अंतरा भी यह सब कुछ सुनकर शौक थी। उसने दूसरे पल गुस्से के साथ कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त से ऐसे बात करने की? छोड़िए मेरा हाथ, मुझे अपने दोस्त के साथ जाना है। अंतरा वापस रियान की तरफ जाने लगी तो दानिश ने उसे फिर से रियान से दूर खींच लिया और गुस्से के साथ बोला कि तुम्हें एक बार में मेरी बात समझ नहीं आती। मैंने कहा ना, तुम्हारी रूटीन अब बदल चुकी है, तुम्हारा लाइफ स्टाइल बदल चुका है और तुम भी पूरी तरह बहुत जल्द बदल जाओगी। इसलिए अब तुम्हें अपने पुराने दोस्तों को भी भूलना होगा और खासकर उन्हें भूलना होगा जो लड़के होंगे। यह सुनकर अंतरा को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन तब रियान गुस्से से दानिश की तरफ बढ़ा और दानिश की आंखों में आंखें डालकर बोला, उसका हाथ छोड़ो। यह सुनकर दानिश तिरछा मुस्कुरा दिया। रियान को घूरते हुए बोला, तुम कौन हो? क्या तुम मेरे बाप हो जो मैं तुम्हारी बात मानूं? लेकिन एक मिनट, मैंने तो आज तक अपने बाप की भी बात नहीं मानी, तो मैं तुम्हारी बात कैसे मान लूं? इसलिए तुम इस लड़की को दोबारा टच नहीं कर सकते। यह सुनते ही रियान अब गुस्से से घूरने लगा और चिल्लाते हुए बोला, वह मेरी दोस्त है, तुम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते, छोड़ो उसे, उसे मेरे साथ जाने दो। यह कहकर वो तुरंत आगे आया और उसने अब अंतरा के दूसरे हाथ को पकड़ लिया। दानिश ने जैसे ही रेयान के हाथ में अंतरा के दूसरे हाथ को देखा, उसके भाव पूरी तरह से बदल गए और वह अपने बेहद गुस्से भरी निगाहों से रेयान और अंतरा दोनों को ही देखने लगा। दानिश ने अब गुस्से के साथ रियान और अंतरा दोनों को ही दूर किया। इस वक्त अंतरा भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। तभी उसने वापस से रियान की तरफ देखते हुए कहा, रियान चलो हम जल्दी से स्कूल में चलते हैं, वरना यह राक्षस हमें सजा देंगे। यह सुनकर रियान ने गुस्से के साथ कहा, तुम इससे डरती क्यों हो? तुम्हें इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं इससे नहीं डरता, बल्कि मैं तो तुम्हें इससे प्रोटेक्ट करूंगा। यह सुनकर अंतरा ने अपना सरना में हिला दिया और बोली, नहीं नहीं, तुम कुछ भी नहीं कर सकते राक्षस का, क्योंकि इनके पास गन है और वह गन से हमें मार सकते हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ कि प्लीज जल्दी चलो यहाँ से। यह कहकर उसने रियान के हाथ को पकड़ा, लेकिन उसी वक्त दानिश ने गुस्से से उन दोनों को अलग कर दिया और अंतरा के कलाई को पकड़कर बोला, मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ, अगर तुमने गलती से रियान के क्लोज आने की कोशिश की तो तुम सोच नहीं सकती तुम्हारे साथ क्या होगा। यह सुनकर अंतरा ने चिढ़कर कहा, क्या करेंगे आप मेरे साथ? क्या आप मुझे उस गन से मार देंगे? इससे ज़्यादा क्या आप कर सकते हैं? लेकिन मैं रेयान से दोस्ती नहीं तोड़ूंगी, क्योंकि यहाँ पर इकलौता वही मेरा दोस्त है, समझे आप? यह सुनकर अब दानिश गुस्से से अंतरा को देख रहा था और फिर उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई।
उसने अंतरा को घूरते हुए कहा, मैं इसके अलावा भी तुम्हारे साथ बहुत कुछ कर सकता हूँ और तुम्हारे साथ ही नहीं बल्कि तुम्हारे दोनों डैडी को भी नुकसान पहुंचा सकता हूँ। अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे दोनों प्यारे डैडी को कुछ भी हो तो फिर जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। अंतरा ने जैसे ही अपने दोनों डैडी के बारे में यह सुना, अब उसके चेहरे पर पसीने आ गए और वह अपने दोनों डैडी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और उनके लिए कुछ भी कर सकती थी। अब डरते हुए कहा, आप क्या करेंगे मेरे दोनों डैडी के साथ? आपको पता है वह आपसे कितना प्यार करते हैं, वह आपकी सारी बातें मानते हैं, आपके लिए वह कुछ भी करते हैं, आप उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इसके जवाब में दानिश ने बिना किसी भाव के साथ कहा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता और जब कोई मेरी बात नहीं मानता तो मैं उसके साथ साथ उसकी फैमिली को भी नुकसान पहुंचाता हूँ। इसलिए मैं चेतावनी दे रहा हूँ, अगर तुम इस लड़के से दूर नहीं रही तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह सुनते ही अब अंतरा ने रियान को दूर कर दिया और रियान से बोली, रियान अब मुझसे दूर रहना, मुझसे बात मत करना, मैं नहीं चाहती कि मेरे दोनों डैडी को कुछ भी हो, इसलिए अब तुम प्लीज मुझसे दूर हो जाओ। और भागते हुए सीधे अंदर चली गई। तो वहीं उसे ऐसे जाते देख रियान ने गुस्से के साथ कहा, अंतरा तुम इस तरह मेरे साथ नहीं कर सकती, तुम ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, तुम इस इंसान से डरना मत, मैं इस लड़के को सबक सिखाऊंगा, यह लड़का तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तभी दानिश ने रियान को ऊपर से नीचे तक घूर कर बोला, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? शायद तुम्हें अभी इस बारे में नहीं पता, अभी तुम बच्चे हो, लेकिन जब तुम बड़े हो जाओगे और जब तुम दानिश ओबराय का नाम सुनोगे तब तुम उसके नाम से ही डरोगे। अभी के लिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन आगे याद रखना तुम उसके करीब मत जाना, वरना। यह कहते कहते दानिश ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। तो वहीं रियान ने गुस्से से अपना पैर पटकते हुए बोला, एक दिन जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो अंतरा को तुमसे जरूर छीन लूंगा, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। यह कहकर वह गुस्से से वहां से चला गया। तो वहीं दानिश उसकी यह बात सुन अपनी भौहें चढ़ाकर बोला, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुम ऐसा कुछ भी कर पाओगे? पहले सीजन में तो तुम मेरा कुछ उखाड़ नहीं पाए, और रही बात अभी सीजन में भी तुम्हारे साथ वही होगा जो मैंने पहले सीजन में किया था, लेकिन शायद इस सीजन में उससे भी बुरा हो सकता है तुम्हारे लिए। यह कहकर उसके चेहरे पर उस एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई और वह अपने बालों में पीछे से हाथ फेरते हुए वहां से निकल गया। इधर दूसरी तरफ इस वक्त पैलेस में स्टडी रूम में विशाल अपने चेयर पर बैठे हुए थे। वह काफी सीरियस के साथ अपना काम कर रहे थे, लेकिन तभी उसका फोन रिंग हुआ। उसने बिना देखे कॉल पिक किया तो उधर से आवाज आई, बॉस हमें पता चल चुका है, दानिश सर जयपुर में कहाँ हैं, किसके साथ और क्या कर रहे हैं। यह सुनते ही विशाल के कान काम करते हुए हाथ रुक गए। उसने दूसरे पर गुस्से के साथ कहा, क्या कर रहा है वह, बताओ मुझे, जल्द से जल्द मुझे बताओ कि आखिर वहां पर किसके साथ है। और यह कहते कहते वह गुस्से से रुक गया। और फिर तभी उधर से आवाज आई, दानिश सर इस वक्त अपने दोनों असिस्टेंट के घर में रह रहे हैं और सुबह ही उन्हें स्कूल जाने वाली लड़की के साथ देखा गया है, जिसकी फोटोज हम आपके पास भेज रहे हैं। एक लड़की का नाम सुनते ही अचानक से विशाल के एक्सप्रेशंस बदल गए। विशाल ने दूसरे ही पल गुस्से के साथ कहा, इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। इसी के साथ उसने गुस्से से कहा, तुरंत भेजो मुझे उस लड़की की तस्वीर। उधर से असिस्टेंट ने कुछ कहा तो फिर विशाल ने कॉल कट कर दिया। लगभग कुछ ही सेकंड में उसके फ़ोन पर कुछ तस्वीरें आने लगी। विशाल ने जब उन तस्वीरों को खोल कर देखा तो इस वक्त अंतरा के साथ दानिश दिखाई दिया, लेकिन विशाल ने जैसे ही अंतरा की तस्वीर को देखा और उसके एक्सप्रेशंस पूरी तरह काले पड़ गए, उसने वही गुस्से से फ़ोन को ज़मीन पर पटक दिया, चिल्लाते हुए बोला, ऐसा नहीं हो सकता, यह पॉसिबल नहीं है। 7 साल पहले मैंने उस लड़की को मरवाया था, यह जिंदा कैसे रह सकती है। इधर दूसरी तरफ अब तक शाम हो चुकी थी। शाम के वक्त विला के बाहर कार रुकी। ध्रुव और दृश्यम दोनों ही कार से बाहर निकले। दोनों ही अंदर की तरफ बढ़ गए। अंदर पहुंचते ही दृश्यम ने घूर कर कहा, डैड की वजह से जबरदस्ती मैं यहाँ पर आ गया, लेकिन अब मैं दानिश भाई को ढूंढने के लिए कहीं नहीं जाऊंगा। मैं यहाँ पर अपना सिर्फ वीडियो गेम खेलूंगा।
यह कहकर उसने अपना फ़ोन निकाल लिया, वहीं पर बैठकर गेम खेलने लगा। उसकी यह बात सुनकर ध्रुव उसके पास बैठ गया और उसे ध्यान से देखकर बोला, दृश्यम, डैड तुम्हारा गलत नहीं चाहते, बल्कि वह जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। तुम्हारी उम्र हो गई है, तुम्हें अब सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए। यह सुनकर दृश्यम ने कहा, मुझे अपने पूरे करियर पर ध्यान नहीं देना, मुझे पता है मेरा फ्यूचर कैसा होगा। आप फिक्र मत कीजिए, आप सिर्फ अपने करियर पर ध्यान दीजिए। उसके बाद उसे घूरने लगा और फिर अपनी जगह से उठते हुए बोला, मैं अभी के लिए थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, मैं आसपास का माहौल खुद से जाकर देख लूँगा। जो जैसा होगा मैं तुम्हें कॉल करके बता दूँगा, और अगर तुम्हें कुछ खाना हो तो तुम भी मुझे कॉल कर देना। मैं बाहर से आऊँगा तो तुम्हारे लिए लेकर आऊँगा। यह सुनकर दृश्यम ने अपना सर हिला दिया तो उसके सर पर हाथ फेरा। ध्रुव दृश्यम को बच्चों की तरह प्यार करता था, क्योंकि दृश्यम सबसे छोटा था और वह विशाल को छोड़कर बाकी घर में सबका लाडला था। वह आराम से गेम खेलने लगा। इधर ध्रुव वहां से बाहर निकल गया। वह जब गेट के बाहर आया तो ड्राइवर ने उसके लिए कार का गेट ओपन किया, लेकिन तभी ध्रुव ने उसे मना करते हुए कहा, नहीं, मैं यहाँ पर वह करूँगा, क्योंकि मैंने देखा है थोड़ी दूर पर ही एक स्ट्रीट है और यहाँ की मार्केट खुद से देखना चाहता हूँ। लेकिन तभी असिस्टेंट ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन सर ने आपके साथ हमेशा गार्ड रखने के लिए कहा है, प्लीज़ सर, गार्ड अपने साथ लेकर चलिए। इसके जवाब में ध्रुव बाहर जाते हुए बोला, मैंने कहा ना, मुझे अकेले जाना है, तुम्हें समझ क्यों नहीं आती मेरी बात। यह सुनकर असिस्टेंट चुप हो गया। ध्रुव वहां से सीधे मार्केट के लिए निकल गया। वहां की लोकल मार्केट काफी ज्यादा बड़ी थी। ध्रुव जब मार्केट में पहुंचा वह आसपास देखने लगा। आसपास काफी ज्यादा भीड़ थी। तभी ध्रुव को एक धक्का लगा। धक्का लगने से ध्रुव के एक्सप्रेशंस बदल गए। वह गुस्से से जैसे ही पीछे मुड़ा, अचानक से एक लड़की के लंबे बाल उसके चेहरे पर आ गए। वह लड़की अपने बालों को मुश्किल से संभालते हुए जमीन पर पड़ी। अपनी सब्जियों को उठाकर घबराते हुए बोली, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको नहीं देखा। एक्चुअली मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, इसलिए। यह कहकर वह लड़की जैसे ही अपनी सब्जी को लेकर अपनी जगह से उठी, अचानक से ध्रुव ने उसके चेहरे को देखा। उसके चेहरे को देखकर ध्रुव एक सेकंड के लिए देखता रह गया। तो वहीं उस लड़की ने जब ध्रुव को देखा तो वह भी एक पल के लिए ध्रुव को देखती रह गई। लेकिन ध्रुव को देखते ही उसकी आंखों में एक अजीब सा डर आ गया और वह जोर से चिल्लाई, ओ नो, क्या आप वही हैं जो कुछ साल पहले। या कहते कहते वह एकदम से रुक गई और सिर्फ मन ही मन बोली, ध्रुवी की बच्ची, यह तुम क्या कर रही हो। तुम इस इंसान से फिर से टकरा गई। अब पता नहीं यह इंसान क्या करेगा तुम्हारे साथ। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि ध्रुवी थी। इस वक्त रेड कुर्ती और ब्लैक जींस में अपने हाथ में सब्जी का थैला लिए घबरा कर खड़ी थी। वह ध्रुव उसे ऊपर से नीचे देखकर बोला। 18 साल की ध्रुवी काफी ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही थी। उसे देखकर ध्रुव के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। उसने उसे घूरते हुए कहा, हमारी जिंदगी हमें एक दूसरे से मिलाना चाहती थी, इसलिए तुम मुझसे फिर से टकरा गई, बिल्कुल बचपन की तरह। ध्रुव की यह बात ध्रुवी ने सुनी तो वह एक पल के लिए हड़बड़ा गई। उसने जल्दी से अपना सर ना में हिला दिया और बोली, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो गलती से आपसे टकराई, वैसे भी बहुत जल्दबाजी में घर जा रही थी, सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन तभी ध्रुव ने अपनी भौं चढ़ाकर कहा, पर तुमने तो मुझे धक्का मारा है और इसकी बिना सजा दिए मैं तुम्हें कैसे जाने दूंगा। सजा का नाम सुनकर ध्रुवी के चेहरे पर पसीने आने लगे। उसने कहा, अब किस बात की सजा, आप मेरे साथ क्या करने वाले हैं। देखिए प्लीज, मैंने कहा ना, मुझसे गलती हो गई, मुझे जाने दीजिए। यह कहकर वह वहां से जाने लगी तो ध्रुव उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया और उसे अपने साथ लेकर जाते हुए बोला, अब तुम चुपचाप मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं कौन सी सजा दूंगा। यह सुनकर अब ध्रुवी ने अपनी शक्ल रोने जैसी बना ली और उसने रोते हुए कहा, यह आप क्या कर रहे हैं, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए, मेरे घर पर मेरे मॉम डैड मेरा इंतजार कर रहे हैं, अगर मैं टाइम पर घर नहीं पहुंची तो मुझे बहुत डांटेंगे, प्लीज प्लीज। लेकिन ध्रुव उसे इस तरह रोते देख हल्के से मुस्कुरा दिया और उसे वह परेशान करते हुए अपने कार की तरफ लेकर आया। उसने उसे कार में बिठाया और उससे खुलकर बोला, अब चुपचाप तुम मेरे साथ चल रही हो। यह कहकर वह भी अपने कार में बैठ गया। तो वहीं ध्रुवी ने जैसे ही सुना उसने ना समझी में कहा, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं, क्या आप मुझे जेल में बंद करने तो नहीं जा रहे हैं।
यह सुनकर ध्रुव घूरने लगा तो वह फिर चुप हो गई। लेकिन तभी ध्रुव ने कार स्टार्ट कर दी और वहां से कार लेकर जाते हुए बोला, मुझे यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता। मैं तुम्हारे साथ चलकर यहाँ थोड़ी शॉपिंग करना चाहता हूँ और यहाँ के बारे में कुछ जानना भी चाहता हूँ। तुम्हारी यही सजा है कि तुम्हें मुझे अपना कुछ वक्त देना होगा। जैसे ध्रुवी ने उसकी बात सुनी, वह एक पल के लिए हैरान रह गई। दूसरे पल उसकी आंखों में एक चमक आ गई। ध्रुवी ने दूसरे ही पल एक्साइटमेंट के साथ कहा, ओ तो आप मुझे चाहते हैं कि मैं आपको अपना टाइम दूं? तो आप इस तरह मुझे सजा देना चाहते हैं? अगर ऐसी सजा है तो मैं खुशी खुशी सजा को करने के लिए तैयार हूँ। यह कहकर कंफर्टेबल होकर कार में बैठ गई। ध्रुवी की इस तरह की हरकतें देख ध्रुव हल्के से मुस्कुरा दिया और कार लेकर वहां से निकल गया। इधर आज का स्कूल खत्म हो चुका था। अंतरा चालबाजी के साथ अपना बैग लेकर वहां निकली। रियान भी उसके पीछे पीछे आ रहा था, लेकिन अंतरा लगातार उसकी बातों को इग्नोर कर रही थी। पर तभी रियान आगे आकर खड़ा हो गया और गुस्से से बोला, क्या कर रही हो तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? इसके जवाब में अंतरा ने कहा, मैंने कहा ना, तुम्हारी वजह से मैं अपने दोनों डैडी को तकलीफ में नहीं ला सकती। उसकी बात सुनकर रियान का मुंह बन गया। अंतरा ने उसे दूर धक्का दे दिया और वह वहां से सीधे बाहर की तरफ निकल गई। लेकिन गेट पर पहुंचते ही उसे अपने सामने दानिश खड़ा दिखाई दिया। दानिश को देखते हुए अंतरा ने डरते हुए कहा, मैंने उससे बात नहीं की, मैं सच कह रही हूँ। अगर आपको यकीन ना हो तो आप जाकर उसी से पूछ लीजिए। यह सुनकर दानिश ने उसके हाथ से बैग लिया और उसे कार की तरफ लेकर जाते हुए बोला, तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं है। तुम कुछ गलत नहीं करोगी क्योंकि मुझे तुम पर यकीन हो गया है। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। यह सुनते ही अब अंतरा थोड़ी रिलैक्स हुई। दानिश ने उसके लिए कार का गेट ओपन किया और अंतरा उसमें बैठ गई। दानिश भी कार में बैठने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तब भी उसे कुछ महसूस हुआ। वह एक सेकंड के लिए अपनी जगह रुक गया। उसने अपनी नज़र चारों तरफ घुमाई, वहां से कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसके एक्सप्रेशंस कुछ मिस्टीरियस से थे। उसने अपनी आंखें बंद की और हल्के गुस्से से बोला, डैड, अगर आपने कुछ भी करने की कोशिश की तो इस बार तो मैं भूल जाऊंगा कि आपने मुझे पैदा किया है। इसी के साथ वह कार में बैठ गया और कार वहां से निकल गई। लेकिन एक पिलर के पीछे खड़ा इंसान उनकी फोटोज क्लिक कर रहा था और कुछ ही देर में उसने फोटोज किसी के पास सेंड कर दी। रात हो चुकी थी। घर में इस वक्त अंतरा अपना होमवर्क कंप्लीट कर रही थी। वह काफ़ी ज़्यादा बिजी दिखाई दे रही थी। तभी किसी ने उसके पास चॉकलेट मिल्क शेक रख दिया। चॉकलेट मिल्क शेक देखते ही अंतरा की आंखों में चमक आ गई। उसने एक्साइटमेंट के साथ कहा, मेरा यह पीने का कितना ज़्यादा मन था। थैंक यू सो मच डैडी। लेकिन उसने यह कहते हुए जैसे अपना सिर उठाया तो वहां दानिश खड़ा था। दानिश को देखते ही अंतरा की एक्साइटमेंट गायब हो गई। उसने मुंह बनाकर कहा, क्या आप मेरे लिए लेकर आए हैं? दानिश ने उसकी छोटी सी नाक को खींचते हुए बोला, तो तुम्हें क्या मेरा भूत दिखाई दे रहा है? यह सुनकर अंतरा ने चिढ़कर कहा, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी, लेकिन अगर यह आप लेकर आए हैं तो मैं नहीं पीऊंगी। यह कहकर वह उसे रखने को हुई। तभी दानिश ने अपने पॉकेट से गन निकालते हुए कहा, आई थिंक मुझे एक बार अपनी गन साफ कर लेनी चाहिए। यह कहते हुए उसने गन को उसके तरफ पॉइंट कर दिया। गन देखते ही अंतरा हक्की बक्की रह गई। उसने दूसरे ही पल उस चॉकलेट मिल्क शेक को अपने हाथ में उठा लिया और एक ही बार में सारा पी गई, जिसे देखकर दानिश के चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट आ गई। उसने उसके बालों में हाथ फेरा और वहां से जाते हुए बोला, अब तुम अच्छे से पढ़ाई करो। यह सुनकर अंतरा ने चिढ़कर कहा, मुझे बच्चों जैसे ट्रीट क्यों कर रहे हो? मैं तो कोई बच्ची नहीं हूँ। यह कहकर उसने अपने बालों में फिर से हाथ फेर लिया और जहां पर अभी दानिश उसे टच करके गया था, वह अपना काम करने लगी। लेकिन तभी उसका फोन बजने लगा। अंतरा को एक छोटा सा फोन दिया गया था, जिससे वह अपने दोनों डैडी से और कुछ फ्रेंड से बात किया करती थी। उसका फोन बजा तो उसने अपना फोन उठाया। तभी उधर से रियान की आवाज आई, अंतरा, क्या तुम मुझसे आखिरी बार मिलने आओगी? यह सुनते ही अंतरा कुछ पल के लिए हैरान हो गई। उसने हैरानी से कहा, लेकिन क्यों? तुम आखिरी बार क्यों बोल रहे हो? तुम ठीक हो ना रियान? अंतरा को बोला, पता नहीं क्यों पर घबराहट होने लगी है। एक्चुअली मेरे डैड एब्रॉड शिफ्ट हो रहे हैं,
इसलिए मुझे उनके साथ जाना पड़ रहा है। शायद मैं अब तुमसे पूरे 5 साल बाद ही मिलूं, इसलिए मैं तुमसे आखिरी बार मिलना चाहता हूँ। आखिरी बार मिलकर मैं तुमसे सॉरी कहना चाहता हूँ। अगर मैंने आज तक तुमसे कोई भी बदतमीजी की है तो उसके लिए मैं तुमसे सॉरी बोलना चाहता हूँ। उसकी बात सुनते ही अंतरा शॉक हो गई। वह तुरंत अपनी जगह से उठी और बोली, मैं अभी के अभी आ रही हूँ, तुम मेरा इंतजार करो। यह कहकर वो तुरंत वहां से लगभग दौड़ते हुए बाहर निकल गई। उधर दानिश शावर ले रहा था। शावर लेने के बाद वह बाहर निकला तो उसका फोन बजा। उसने अपना फोन देखा और बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ कॉल पिक करते हुए बोला, क्या न्यूज़ है? तभी उधर से आवाज आई, उन्हें आपके बारे में पता चल चुका है और वह शायद अब डायरेक्ट नमन और रोहित पर ही टारगेट करने वाले हैं और शायद अंतरा पर भी। यह सुनते ही अचानक से दानिश के एक्सप्रेशन काले पड़ गए। उसने गुस्से के साथ दांत पीस कर कहा, ऐसा वह कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर इस बार उन्होंने गलती से भी उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की या उसे मुझसे दूर करने की कोशिश की तो मैं उनकी जान ले लूंगा। इसके जवाब में उस इंसान ने कहा, यह पॉसिबल नहीं है क्योंकि अभी के लिए वह अपना काम शुरू कर चुके हैं। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अंतरा को बचाने के बारे में सोचना चाहिए। दानिश ने इसके जवाब में कुछ नहीं कहा। उसने गुस्से से फोन कट कर दिया। फोन कट करते ही उसने फोन को जमीन पर पटक दिया और चिल्लाते हुए बोला, आखिर आप क्यों मुझे जीने नहीं दे रहे हैं? क्यों आप उसे मुझसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं? आपको नहीं पता अगर वह मुझसे दूर हुई तो मैं पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा। इधर दूसरी तरफ अंतरा इस वक्त रात के अंधेरे में दौड़ती ही रियान के घर की तरफ जा रही थी। अंतरा जहां रहती थी उससे लगभग 25 से 30 कदमों की दूरी पर रियान का बड़ा सा विला था। पूरे जयपुर में रियान के दादा का काफी नाम था। वह बिजनेस टाइकून थे। रियान काफी अमीर फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन अंतरा के सादगी को देखकर उसने सिर्फ अंतरा को ही अपना दोस्त बनाया था, वरना अभी उससे दोस्ती करना चाहते थे। उसने सिर्फ अंतरा से दोस्ती की थी और अंतरा इस वक्त दौड़ते हुए उसके विला की तरफ जा रही थी। लेकिन वह जब उसके विला से थोड़ी दूर पहुंची थी कि इस वक्त उसके सामने 2 कार आकर रुक गईं। उन 2 कारों को देखकर अंतरा को कुछ समझ नहीं आया। उसने कंफ्यूजन में कहा, या मेरे रास्ते में क्यों आ गए? यह कहकर वो दूसरी तरफ से जाने लगी, लेकिन तभी उनकी कार के डोर खुलने लगे और उसमें से कुछ इंसान बाहर निकलने लगे। अंतरा ने जब उन्हें देखा तो उसे कुछ समझ नहीं आया, तो फिर से वह अपनी जगह रुक गई और बोली, आप सब कौन हैं और आप इस वक्त मेरे रास्ते में क्या कर रहे हैं? प्लीज जल्दी हट जाइए, मुझे मेरे दोस्त से मिलने जाना है। वह आज मुझे छोड़कर जा रहा है और अब वह 5 साल बाद वापस आएगा। यह कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आने लगे, लेकिन तभी वह सारे इंसान उसके आगे पीछे आकर कहा, तुम्हारी इतनी औकात कि तुम मेरे बेटे के करीब आने की कोशिश करोगी? तुम जैसी अनाथ लड़की को मैं आज इसी वक्त ही दफन करके जाऊंगा। यह सुनते ही अंतरा हक्की बक्की रह गई। वहीं वह शख्स जो कोई और नहीं बल्कि विशाल ओबराय था, वह गुस्से के साथ अंतरा के बाल खींचते हुए दूसरी तरफ लेकर जाने लगा। वहां पर थोड़ा आउट एरिया था, जिस वजह से वहां कोई जल्दी आता जाता नहीं था और विशाल उसी तरफ जाने लगा। अंतरा डरने लगी तो डरते हुए बोली, यह क्या कर रहे हैं आप? प्लीज छोड़िए मुझे, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। मुझे नहीं समझ आ रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। मुझे मेरे दोस्त से मिलने जाना है। लेकिन विशाल गुस्से से बोला, सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया। 7 साल पहले मैंने जब तुझे मारा था तो मैंने सोचा तू मर गई, लेकिन तू जिंदा थी। अब तुझे जिंदा जिसने भी रखा उसकी भी मौत बहुत जल्दी होगी। तू ऐसी लड़की है जिसने मेरे बेटे के दिलो दिमाग पर अपना काबू पाया है, ऐसा काबू पाया है जैसे मैंने सोचा भी नहीं था। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे पर काबू पाने का सोचा था, लेकिन तेरी वजह से ऐसा कुछ नहीं हो पाया। पर अब एक बार फिर से तुझे मारूंगा और इस बार हमेशा हमेशा के लिए इसी के साथ। विशाल ने उसे झाड़ी में फेंक दिया। अंतरा दर्द से कराह उठी और वह दर्द से चिल्लाते हुए बोली, डैडी, रोहित डैडी, आप दोनों कहाँ हैं? प्लीज मुझे बचाइए, मुझे डर लग रहा है। डैडी प्लीज जल्दी आइए। तभी विशाल यह सब सुनकर जोर जोर से हंसने लगा और बोला, तुझे बचाने के लिए कैसे आएंगे जब मैं पहले ही उन्हें अपनी कैद में कर चुका हूँ
और तुझे मारने के बाद उन दोनों को ही मारने जा रहा हूँ। अंतरा ने जैसे ही यह सुना वह सन्न रह गई और वह दूसरे पल हकलाते हुए बोली, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप मेरे दोनों डैडी को नहीं मार सकते, वह जिंदा हैं, आप उन्हें कुछ भी नहीं कर सकते। पर तभी विशाल ने अपने हाथ में गन ली और उसे अंतरा के माथे पर वांट करते हुए बोला, पिछली बार मैंने सोचा था कि तेरा एक्सीडेंट करवा दूंगा, तब तू बच्ची थी, जल्दी मर जाएगी, पर एक्सीडेंट करवाने का कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि तू बच गई और अब तो इतनी बड़ी हो गई है। लेकिन अब मैं सीधा तुझे गोली से मारूंगा जिससे कि तू डायरेक्ट ऊपर जाए और तेरा बचने का कोई चांस ही ना रहे। अंतरा ने जैसे ही सुना और उसने जैसे ही अपने ऊपर गन देखी, वह कांपने लगी। उसे गन से बहुत ज़्यादा डर लगता था। उसने डरते हुए कहा, प्लीज़ मुझे मत मारो, प्लीज़, मैं तो प्यारी हूँ ना, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, मैं हमेशा आपकी हेल्प करते रहूँगी, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मुझे मत मारिए। लेकिन तभी विशाल हंसने लगा और हंसते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दे, लेकिन तुझे अब मरना ही होगा। वैसे मेरे बच्चों के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन तुझे मेरे बेटे के पास नहीं जाना चाहिए था। तूने यही सबसे बड़ी गलती की है। इसी के साथ विशाल ने जैसे ऊपर अंतरा के ऊपर गोली चलाई, अचानक से वहां पर दो गोलियां एक साथ चल गईं। विशाल के हाथ से वह गन छूट कर नीचे जा गिरी और वहीं अंतरा की जोरदार चीख निकल गई और विशाल भी धड़ाम से नीचे जा गिरा। और तभी वहां गुस्से भरी आवाज आई, कोई भी जो उसे मारेगा जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसी के साथ दानिश, जिसके हाथ में दो गन थी और उसने दोनों गोलियां एक साथ चलाई थी, वह सीधे अंतरा के तरफ गया, लेकिन वह अभी अंतरा के पास पहुंच पाता उससे पहले ही वहां दो गोली एक बार फिर से चली और दानिश के कदम उसी जगह एकदम से रुक गए और अंतरा की इस बार बेहद दर्दनाक चीख निकल गई। दोस्तों, आगे की कहानी सुनने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।